नमस्कार। आपदा का सामना के इस बहुत ही विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज का यह अंक बहुत ही खास है और खास इसलिए क्योंकि एनडीएमए की स्थापना के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और इन 20 वर्षों में एनडीएमए की यात्रा कैसी रही, किस तरह के उतार चढ़ाव एनडीएमए ने देखे। भारत में डिजास्टर के विविध रूप हम सभी देखते हैं, लेकिन इन 20 वर्षों में एनडीएमए ने इन तमाम डिजास्टर्स को किस तरह से टैकल किया, आगे क्या कुछ रणनीति है भविष्य में, इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज का दिन, ये जो एपिसोड है, बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेशल है। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट, 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक करके हम आपका परिचय करवा दें उनसे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं जो कि मेंबर हैं और एचओडी भी हैं एनडीएमए के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो कि मेंबर हैं और एनडीएमए से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान डॉक्टर कृष्णा एस वत्स जी हैं जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजेंद्र सर मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि हमने कहा कि 20 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं और इन 20 वर्षों की यात्रा, हालांकि बहुत बड़ी और लंबी यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी इन 20 वर्षों में एनडीएमए के कामकाज को आप कैसे देखते हैं बतौर एचओडी और बतौर एक इससे जुड़े हुए आप कई वर्षों से रहे हैं, किस तरह की यात्रा रही है बीते 20 वर्षों में? देखिए, जब एनडीएमए का गठन हुआ 2005 में और जब डीएम एक्ट बना, क्योंकि भारत उससे पहले 3 मेजर जो है आपदाएं देख चुका था। 99 की उड़ीसा जो चक्रवात था, 2001 का भुज का अर्थक्वेक था और 2004 सुनामी था। इन 3 भीषण आपदाओं को देखते हुए जब 2005 में जब एनडीएमए का गठन हुआ और 2005 में ही जब डीएम एक्ट हमारे सामने आया, उसके बाद से अगर मैं पूरी यात्रा को देखता हूं तो मैं इसको 3 या 4 कालखंड में बांटना चाहूँगा। पहला है 2005 से 2010 तक का कालखंड। ये वो कालखंड था जिसमें हमने अपनी रूपरेखा रखी कि क्या रूपरेखा होगी, कैसे इसकी प्लानिंग होगी और क्या हमें चाहिए इसमें। और यही एक ऐसा टाइम था कि रूपरेखा के साथ साथ हमने अपनी नीति पे काम किया कि हमारी नीतियाँ क्या होंगी और नीति के साथ साथ हमने अपनी गाइडलाइन पे काम किया, क्योंकि जो तीनों आपदाएं हम देख चुके थे, इन तीनों इस कालखंड में अर्थक्वेक के ऊपर और साइक्लोन के ऊपर, लैंडस्लाइड के ऊपर, फ्लड के ऊपर जो भी मैक्सिमम गाइडलाइन थी वो इस कालखंड में आई है। तो ये रूपरेखा का हमारा एक टाइम था। जो 10 से 15 का कालखंड था, जब हमारी रूपरेखा गाइडलाइन बन गई तो उनको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए मैं इस कालखंड को देखता हूं। तो उसमें देखते हैं कि इसके ऊपर हमारा ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर था। ट्रेनिंग, मॉक एक्सरसाइज, जो मॉक ड्रिल हम लोग करते हैं, जिसके ऊपर अभी अन्य मेंबर भी बातें अपने विचार रखेंगे, तो मॉक ड्रिल पे हमारी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस था। और मॉक ड्रिल में जो कमियां हमने पाई उसको कैसे दुरुस्त किया जाए उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। और साथ ही साथ इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को कैसे, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हमारा सुचारू ढंग से काम करे और जन जन तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, उसके ऊपर इस कालखंड में बात हुई है। 15 से 20 का जो कालखंड है ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड था, क्योंकि इसमें 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमने जो है उनकी अध्यक्षता में एक एशियन मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया। उसके साथ साथ हमने जो है सारे उस कालखंड में देखते हैं तो एशियन मिनिस्टर टॉक के बाद जो भारत ने पूरे विश्व के साथ मिल करके 3 समझौतों के ऊपर वो जो है उसका भागीदार बना और उसमें अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उसमें मेन था सेंडाई फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और COP21 जो जलवायु से जो है उससे समझौता है। इन तीन के बाद 2016 में ही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट एजेंडा जो है हमारे सामने देश के सामने दिया, जो कि आज की डेट में एक गाइडिंग फैक्टर हम सब लोगों के लिए बन चुका है कि हमने कैसे इस पे
काम करना है। उसमें महिला भागीदारी से लेकर के यूनिवर्सिटीज़ को कैसे जोड़ा जाए, कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, लीडरशिप को कैसे आगे आने दिया जाए, इन सब के टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इसमें बात हुई है। और इसी कालखंड में हमने जो है अपने साथ साथ हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान है हमारा जो 16 में आया था, उसको 2019 में हमने संशोधित रूप जो है सबके सामने, पूरे भारत के सामने, पूरे विश्व के पटल के सामने हम एक ऐसे देश थे जिन्होंने अपना जो है योजना प्लान जो है अपना योजना जो है पूरे विश्व के सामने रखी। और जो 20 से 25 तक का जो कालखंड है, इसमें हमने जो है जहां एक राज्यों के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने समन्वय को बढ़ाया है, उनके कैपेसिटी पे जोर दिया है, तथा साथ ही साथ मिटिगेशन के कई प्रोजेक्ट हमने जो है इसमें पारित किए हैं, तथा एनसीआरएमपी जो स्कीम है जो साइक्लोन के ऊपर थी उसमें इसमें जो ली गई है उसमें पूरी हुई है। मतलब ऐसे कई हमने जो है काम किए हैं जिसमें कि कैपेसिटी के साथ साथ स्टेट को साथ लेने के साथ साथ स्टेक होल्डर हितधारकों को साथ ले करके ट्रेनिंग के साथ हमने बहुत कुछ इसमें, तो पूरे 20 साल की यात्रा जो है हम देखते हैं। लेकिन अता हसनैन सर, ये डिटेल में हमने समझा कि किस तरह की 20 वर्षों की यात्रा रही, इंडिया में किस तरह से आत्मसात किया, कैसे अडॉप्ट किया, और इन वर्षों में जब से हमने इसको परसीव किया किस तरह का काम उस एजेंडे पे हमने किया है। असीम साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको राजेंद्र साहब ने अभी बताया था। 10 पॉइंट एजेंडा असल में एक कोड है, आप समझिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको समझना आसान नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अभी 20 साल में जितना हमने पाया है वो अभी भी हम बहुत एक छोटा परसेंटेज है, अभी हमें और आगे बहुत बढ़ना है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 में इस एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये प्रस्ताव रखा और पूरे 10 पॉइंट के एजेंडा को प्रेजेंट किया, तो आप समझिए सबने दुनिया भर में इसकी एक पहचान की कि ये एक बहुत लायक कोड है जिसकी मदद से याद दिलाओ के तौर पे डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी जो है उसको एक याद दिलाओ हर वक्त कायम रहता है उसके सामने। अब आप समझिए जिस तरह के पॉइंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर आपदा प्रबंधन का भी वो रखिए। अगर जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर महिलाओं का कितना इसके अंदर बड़ा रोल होता है, अभी हाल ही में आप देखिए वायनाड में किस तरीके से और वहां पर लीडरशिप जो है, महिलाओं की लीडरशिप आपने देखा, जो वो ब्रिज बनाया उसमें एक महिला ही आगे थी जो सबसे पहले उस ब्रिज को के ऊपर खड़ी होकर और सबको वहां से डायरेक्शन दे रही थी। तो इस 10 पॉइंट एजेंडा ने इस तरह से बहुत गाइडेंस हमको दी है। अब हम पर रहता है, हम पर निर्भर होता है कि किस तरह से हम इसको फैलाएं। अब इसके अंदर एक नुक्ता है कि यूनिवर्सिटीज के साथ नेटवर्क करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें हम पूरे भारत में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं कि क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं होता है इसको करना। और धीरे धीरे इस तरीके से दूरदर्शन के जरिए इस प्रोग्राम आपदा, हमारा जो प्रोग्राम आपदा का सामना, इसके जरिए और बहुत से सोशल मीडिया के और जो तरीके हैं उसके जरिए इनको फैलाया जा रहा है। अभी हाल ही में इसको खास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, जो अभी तक हम समझते थे कि शायद आर्म्ड फोर्सेस का अब इस्तेमाल इतना नहीं करना पड़ेगा हमको, अब हम देख रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के पास भी जाना पड़ रहा है और उनको समझाना पड़ रहा है कि ये 10 पॉइंट एजेंडा क्या है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाहे वो 10 पॉइंट एजेंडा को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। और जैसा कि हमने देखा कि भारत की जियोग्राफी, टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। हर आपदा का जो एक जो मूड होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं। मैदानों में अगर हो जाए तो उसके अलग होते हैं, पहाड़ों में अलग हो जाए तो उसके अलग होते हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं वत्सल कि बीते 20 वर्षों में जो माइलस्टोन्स अगर हमने अचीव किया हो, चूँकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो क्या कुछ हमने अचीव किया बीते 20 वर्षों में, माइलस्टोन्स पर अगर आप नजर। जब एनडीएमए की स्थापना हुई थी तो इसका जो आधार था वो योजना आयोग, तत्कालीन योजना आयोग का आधार था, प्लानिंग कमीशन। हाँ, और इसलिए है ना, आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 9 सदस्यों की व्यवस्था थी और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स और करीब करीब सारे कुछ योजना आयोग एनडीएमए को एक प्लानिंग बॉडी के रूप में देखा जा रहा था, पॉलिसी मेकिंग बॉडी के रूप में देखा जा रहा था। जो 20 वर्षों में जो सबसे बड़ा
परिवर्तन आया है कि एक प्लानिंग बॉडी और एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी के से बढ़ करके अब ये एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी अब हो रही है। कार्यान्वयन भी की जिम्मेदारियां एनडीए में आ रही हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, और वो सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, कि जो वित्तीय लोकेशन था हमारा, वित्तीय राशि थी, वो 2020-21 में काफ़ी बढ़ी। वर्तमान सरकार ने जी वो करीब करीब एक साथ करीब 2.5 गुना बढ़ा, और उसमें फिर कई तरह के फंडिंग विंडोज़ की व्यवस्था की गई। तो ये सबसे बड़ा था कि पहले हमारा रिस्पांस और रिलीफ पर सारा कुछ हमारा ध्यान केंद्रित होता था। अब हमने प्रिपेयर्डनेस के लिए फंडिंग विंडो बनाया, हमने मिटिगेशन के लिए फंडिंग विंडो बनाया, हमने रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग विंडो बनाया। और इन सारे फंडिंग विंडोज़ के साथ अभी करीब करीब 222,000 करोड़ की व्यवस्था है। 22,000 हाँ, जो कि हमारा जो 14वां वित्तीय आयोग था वहाँ करीब करीब 62,000 करोड़ था, और आज जो है 222,000 करोड़ की व्यवस्था है। 222,000 करोड़। हाँ, तो करीब 2.5-3 गुना से ज़्यादा जो वित्तीय राशि हमारी बढ़ी है। और ये जो इसका मतलब सरकार काफी गंभीर है इसको ना, ये मैं जो माइलस्टोन की बात है, तो माइलस्टोन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से वित्तीय राशि बढ़ाई गई और फिर ये फंडिंग विंडोज की व्यवस्था की गई। और तीसरा जो है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो पहले सिर्फ रिलीफ और रिस्पांस पर सारी बातें केंद्रित हुआ करती थी, वो अब रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, तो इसका जो स्वरूप है उसमें काफ़ी विस्तार हुआ। और उस विस्तार के कारण डिजास्टर एनडीएमए की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, और एनडीएमए को कार्यान्वयन का भी काम काफ़ी इसके हिस्से में आया है। बिल्कुल। तो एक तो फिर हम हर हैजर्ड पर, चाहे साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो, हम स्पेसिफिक मिटिगेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। और सिर्फ हम रिलीफ और रिस्पांस से आगे बढ़ करके हम रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारे इतिहास में वो एक मील का पत्थर साबित हुई। तो जैसा कि कह रहे हैं कि सभी सदस्य की इन 20 वर्षों में बहुत कुछ हमने अचीव किया, लेकिन अभी और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। और जैसा कि आपने अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री को सुना कि चाहे विश्व में कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत सबसे पहले आगे बढ़कर आता है और उसमें मदद का हाथ बढ़ाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी अगर इस तरह कोई आपदा आ जाती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर अगर कोई सामने आता है और आपके जहन में अगर आप आंख बंद करके भी देखें तो सबसे पहले एनडीएमए के लोग जो हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, वो आपको दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक भरोसे की बात है कि अगर आपको लगता है कि अगर कहीं भी भारत में अगर इस तरह कोई घटनाएं हो जाती हैं तो एनडीआरएफ के लोग हैं और आप सुकून से उस डिजास्टर से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक भरोसा कहीं ना कहीं 20 वर्षों में कायम करने की बात की गई है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस एनडीएमए के और भी जो कार्यप्रणाली है उस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. There will be up to 3 awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last day of filing an application is 30th September 2024. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए अभी विजिट करें awards.gov.in और ndma.gov.in। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के अंक में बात कर रहे हैं एनडीएमए की स्थापना के 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण हो रहे हैं, और आज इसी विषय पर हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान बने हुए हैं। हम अब रुक करेंगे एक बार फिर से राजेंद्र सिंह सर आपका। हम जानते हैं किसी भी डिजास्टर में होने के बाद सबसे पहले एनडीएमए के लोग जाते हैं, एनडीआरएफ के लोग जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं, जो लोकल लोग हैं वो वहां पे पहुंचते हैं और फिर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे में आप लोग सभी जानते हैं कि जन भागीदारी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको आप देखते हैं, और आने वाले दिनों में जन भागीदारी उनको कैसे अवेयर किया जाए, वो अपनी भागीदारी कैसे निभा सके, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जन भागीदारी की बात है, जब तक बिना जन भागीदारी के आपदाओं से लड़ना और जूझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। भारत एक विस्तृत देश है और कम से कम हर तरह की आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं। इसके लिए हमने कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है, कैपेसिटी कम्युनिटीज़ की कैसे बढ़ाई जाए, उसके ऊपर एनडीएमए ने बहुत अच्छा काम किया है। 2016 में हमने 25 राज्यों में 30 जिलों में और जो बाढ़ग्रस्त जिले थे उसमें एक स्कीम शुरू की थी, आपदा मित्र स्कीम। बिल्कुल। और वो 200 वॉलंटियर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में दिए थे। लेकिन उस कोविड के टाइम पे जब इन आपदा मित्रों को दूसरे लोगों ने काम करते हुए देखा तो उन्होंने इसकी जिक्र किया हम लोगों से कि ये आपदा मित्र हमारे यहाँ क्यों नहीं है, कम्युनिटी वॉलंटियर्स। तो उसके बाद 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश के साथ हमने जो है एक आपदा मित्र स्कीम शुरू की थी, जो कि 1 लाख वॉलंटियर और 350 जिले हमने इसमें आइडेंटिफाई किए थे। 1 लाख वॉलंटियर्स, 1 लाख वॉलंटियर्स आपदा मित्र और 350 जिले थे इसमें, जिसमें अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और फ्लड, ये 4 मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हमने इसमें ली थी। और आज करीब करीब 3 साल होने वाले हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 98,000 वॉलंटियर्स हमने पूरे 350 जिलों में तैयार कर दिए हैं। अगले 2 महीने में हम 1 लाख के टारगेट को छूने वाले हैं। इन कम्युनिटी वॉलंटियर्स को हम लोग 12 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उनको किट देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और प्लस इनका इंश्योरेंस भी हम करके देते हैं। इसी आपदा मित्र स्कीम का इनका काम ये है कि आपदा के समय जा करके लोगों के बीच में कम्युनिटी के लोगों को बचाएं। और पिछले 1.5-2 साल में अगर मैं बात करूं तो 88 ऑपरेशंस इन लोगों ने किए हैं पूरे देश आपदाओं में 88 ऑपरेशन में इन्होंने भाग लिया है और करीब 3,000 आपदा मित्रों ने इसमें भाग लिया है और 78,000 लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को इन्होंने राहत कामों में पहुंचाया। इसका मतलब कि जन भागीदारी बढ़ती जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं और उसमें शामिल होते जा रहे हैं। 129 लोगों की जान इन्होंने बचाई है। तो जन भागीदारी का सबसे बढ़िया जो उदाहरण हमारे सामने है कि वॉलंटियरिज्म भी है, आपदा मित्र भी बनाए हैं और उसी कम्युनिटी के लोगों को हमने ट्रेन किया है। जब आपदा नहीं आए तो ये लोगों के बीच में जा करके उनको आग्रह करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि उनको जब भी आपदा आती है तो जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे वो कार्य भविष्य में कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन असलन साहब, मॉक ड्रिल की भी एक इम्पोर्टेंट उसका रोल है कि डिजास्टर आए और उससे पहले ही हम उसके लिए तैयार रहें। हम कैसे उसमें एग्जीक्यूट करेंगे अपने काम को, उसके लिए हम तैयार रहें। मॉक ड्रिल को आप कैसे समझाएंगे इस पूरे? देखिए, मॉक ड्रिल जो है वो प्रिपेयर्डनेस का एक तरीका है कि किस तरह से आप पूरी कम्युनिटी को तैयार करें कम्युनिटी रिस्पॉन्स के लिए इटसेल्फ, और साथ में जो बाहर से लोग आएंगे आपकी मदद के लिए, जैसे एनडीआरएफ है या आर्म्ड फोर्सेस हैं या एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, अलग अलग जो है एजेंसीज इसके लिए आती हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग एजेंसीज, इनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, ये अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जरूरी होता है कि इनको एकजुट करना और एक कॉन्सेप्ट इनका जो है एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट जो है उसको बनाना, यूनिफॉर्मिटी। जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी की, जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी के तौर पे तो इनको साथ लाते हैं। और टाइम टाइम पर हर स्टेट में हम ये मॉक एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं हम टेबल टॉप के साथ कि सब एजेंसीज को बुलाकर, तकरीबन 25 से 30 एजेंसीज होती हैं, इसमें टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एसडीएमए होते हैं और जहां डीडीएमए तक, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तक
ऑनलाइन लेकर उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। साथ में एक आदेश है माननीय गृह मंत्री का कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत में 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, कम से कम 3 साल में एक दफे उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये भी इसको भी हम फॉलो करते हैं। एनडीआरएफ खास तौर पे उनको जाकर ट्रेन करता है, और इस तरह से एक टेबल टॉप एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद इसकी तैयारी करने के साथ एक दिन का वक्फा देकर तीसरे दिन हम इसकी मॉक एक्सरसाइज करते हैं। उसमें खास तौर पे उन संस्थाओं को देखते हैं जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फूड डिलीवरी की चीजें हैं, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे हाल ही में वायनाड में जैसे ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया, बिल्कुल, क्योंकि जो भी भारत में ड्रोन बना रहा है वो इच्छुक था कि अपनी टेक्नोलॉजी को देखे, वो उसको प्रकट करे, सिविलियंस यूज में भी उसको तो ये चीजें सब हम अपनाते हैं इनको, ताकि एक कॉमन फैक्टर बन जाए, एक कॉमनैलिटी बन जाए, एकजुट हो जाए सब लोग, और जब आपदा आए तो सब एक साथ मिलकर रिस्पॉन्ड कर सकें। और इसके हमने देखा है इस साल जिस तरह से सैलाब आए हैं, फ्लड्स आए हैं पूरे सदर्न इंडिया में, वायनाड में जो लैंडस्लाइड आया है, इन सब में जिस तरह का रिस्पांस हुआ है वो एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइजेस हमने की है। लेकिन वत्स सर, कि हम जानते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क भी है और इस तरह के जो कमिटमेंट्स हैं हमने उसको अडॉप्ट किया है इंडिया में भी। इस पर अगर आप कुछ रोशनी डाल सके, ये क्या है फ्रेमवर्क और भारत इसमें किस तरह से शामिल होकर इसका फायदा उठाया? सेंडाई फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से सारे देश अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इसमें मुख्य बात जो है वो कि जो मृत्यु दर है वो घटनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस बढ़ना चाहिए, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस की बात काफ़ी प्रोमिनेंस के साथ की गई है। रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि रिस्क असेसमेंट के बिना प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें सेंडाई फ्रेमवर्क में लाई गई हैं, और सभी देशों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस पर काम करें। हम भी उस पर काम कर रहे हैं। जी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और सिर्फ काम करने के साथ साथ हम उस पर रिपोर्टिंग भी करते हैं सेंडाई, तो कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क एक सिर्फ बड़े डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है कि किस तरह से हम जोखिम को कम करें, और उसमें जो है जन समुदाय की भागीदारी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वह जो जन समुदाय की भागीदारी है वो रिस्क रिडक्शन के लेवल पर होनी चाहिए। जैसे कि अगर लैंडस्लाइड को अगर हमें कम करना है तो स्लोप को हम किस तरह से मैनेज करें, जैसे लोग वहाँ बसते हैं तो किस तरह से वहाँ उनका बसाव होना चाहिए, या फ्लड प्लेन में लोगों का नदी के किनारे जो लोग बसते हैं तो वो पहले से उनको बताना पड़ेगा। तो उनको बताना, और उनको वहाँ से किस तरह से वो रहें जिसके कारण वो निरापद रहें, सुरक्षित रहें। तो इसके लिए जो मिटिगेशन फंड है वो मिटिगेशन फंड बहुत ही आवश्यक है। उसके माध्यम से हम जन समुदाय के स्तर पर रिस्क रिडक्शन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम पूरे देश में चला सकते हैं। और इसके लिए जो मिटिगेशन फंड की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आपने समझा और जाना कि बीते 20 वर्षों में क्या कुछ इसकी जर्नी रही, क्या कुछ माइलस्टोन्स रहे, और इसमें किस तरह का सहयोग जो है वो तमाम एजेंसियों की तरफ से रहा, कम्युनिटी का इसमें क्या कुछ रोल रहा। लेकिन इस कार्यक्रम के आखिर में एक सवाल और मैं सबसे जानना चाहूँगा कि शुरुआत सर आप ही से मैं करना चाहूँगा कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज स्थापना दिवस हम मना रहे हैं एनडीएमए का। आने वाले वर्षों में, भविष्य में क्या कुछ हम देखते हैं एनडीएमए के, और क्या कुछ इसकी जर्नी रहेगी, क्या मैसेज, क्या संदेश होगा आपका? देखिए, ज़्यादा मैसेज की बात है, हर आदमी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। सोचे अपनी सुरक्षा उसके खुद अपने हाथ में है। अपने आसपास के एरिया में जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो सबसे पहले उन सूचनाओं पे जल्दी से जल्दी ध्यान दें। जैसे आपने साइक्लोन में भी देखा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम का कितना फायदा होता है। तो इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी वो खुद अपने आप ले। और साथ ही साथ इसके साथ एक जो मेन है कि अपनी क्षमताओं का वर्धन जो है,
जितना कर सकें अपने आस पास, अपने गांव में, अपने शहर में, जिले में, अपने कैपेसिटी को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी उनको काम करना चाहिए, क्योंकि तभी उसमें उनकी हसन सर, आप मेरे तरफ से तो ये संदेश होगा कि देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो आई गई है पूरी दुनिया, वो अब reality पूरी दुनिया इसके चपेट में है। अभी भारत के अंदर भी यही है और हम देख रहे हैं इस साल। और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हैं वो चलते रहेंगे, आएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को, इस शीर्षक को हमें डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को समझना चाहिए और गहराई के साथ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा समझना चाहिए। दूसरी बात यह कि हर इंसान ये सोचे कि आपदा जो है उसको भी असर कर सकती है। आमतौर पर दुनिया में लोग समझते हैं कि आपदा जो है वो किसी और के इंसान को, उन्हीं पर असर करेगी, हम जो है इससे अलग रहेंगे। मगर आपदा किसी को भी असर कर सकती है और इसलिए आपको हर समय इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है वत्स सर। सबसे बड़ा जो मैसेज रहेगा वो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रभाव स्थानीय स्तर पर होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट तभी सक्षम होगा जबकि स्थानीय इकाई, पंचायती राज, उनको सशक्त बनाया जाए, जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सशक्त बनाया जाए। और वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं उसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग हो। वॉलंटियर्स, फायर सर्विसेज, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, इन सबों का ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग होना वह डिजास्टर मैनेजमेंट को सक्षम करेगा। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट को ऑपरेशनल स्तर पर, वित्तीय स्तर पर कैसे हम, और टेक्निकल स्तर पर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रित कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा अधिकार दे सकते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई कि चाहे वो जन भागीदारी की बात हो या फिर बच्चों को समझाने की, बुझाने की, स्कूल में, कॉलेज में से इसके बारे में बताने की, या फिर पंचायती स्तर पर इसको कैसे और भी मजबूत किया जाए और इसके बारे में एक जागरूकता फैलाई जाए। तो ये सारी बातें अगर हम करते हैं और आप ये ना समझें कि आप इससे प्रभावित ना होंगे, हम सभी, ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है कि हम सभी उस डिजास्टर से, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जरूरी इस बात को लेकर, जरूरत इस बात को लेकर है कि हम सजग रहें, हम जागरूक बने और अपने अपने लेवल पर इसमें हम क्या कुछ अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उसको लेकर भी आप हमेशा जागरूक रहें। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और एक बार फिर से आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्थापना दिवस की। हमारे साथ जुड़े राजन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसनैन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णा वत्स सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के आपदा का सामना के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।